morning everyone. Today we will start a new chapter. This is concept of cost. ये इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। यहाँ हम कॉस्ट के बारे में समझेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का जब प्रोडक्शन किया जाता है तब किस तरीके से उसकी कॉस्ट आती है और कॉस्ट किसे कहा जाता है। तो जैसा मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है उसको हम पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं, उन सभी को हम कॉस्ट कहते हैं। कोई एक प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्शन के लिए किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, चाहे वो एक्सप्लिसिट एक्सपेंसेस हैं चाहे वो इम्प्लिसिट एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को हम कॉस्ट कहेंगे। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम कॉस्ट के बारे में समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रेड है, ब्रेड का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, वो वीट वगैरह परचेज़ करेंगे, गेहूँ होते हैं, इसके अलावा मैदा होती है, कुछ भी इस तरीके का रॉ मटेरियल जो है वो परचेज़ किया जाएगा। इसके बाद जब ब्रेड का प्रोडक्शन किया जाएगा तो वहाँ पर लेबर की भी ज़रूरत होगी, लेबर को वेजेस दी जाएंगी, रॉ मटेरियल का भी पेमेंट किया जाएगा, मशीनरी का भी पेमेंट किया जाएगा, मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलर एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकें और उसका ब्रेड का प्रोडक्शन कर सकें। तो इस तरीके से एक छोटी सी या बड़ी किसी भी तरीके की चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए उसकी शुरुआत से लेकर के जब तक वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सब कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको ब्रेड का एग्जाम्पल लेकर बताया है, इसी तरीके से उसमें लैंड वगैरह सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो वो सारी क्या बन जाएंगी, उसकी कॉस्ट बन जाएंगी। अब आगे हम समझते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंसेस इनकर करता है उन सभी को हम कॉस्ट कहते हैं। अब कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसको प्रोड्यूसर मार्केट से लेकर के आता है और उनको पे करता है। मींस जिनको पे किया जा रहा है, जिनको पेमेंट की जा रही है, चाहे वो एज अ वर्कर वेजेस के रूप में की जा रही हो, किसी तरीके की लैंड का रेंट दिया जा रहा हो, उस तरीके के एक्सपेंसेस को हम किस में ऐड कर देंगे, एक्सप्लिसिट में ऐड कर देंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसको मार्केट से परचेज किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट्स दैट अ फर्म मेक्स टू अदर फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स, यानी कि हम किसी ऐसे अदर इनपुट्स को परचेज करने के लिए उसको पे कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में आप लेबर ले सकते हैं। जब हम लेबर को मार्केट से लेकर आते हैं तो हम उसके बदले में उसको वेजेस देते हैं। किसी भी तरीके के टैक्सेस होते हैं वो सारे हमारे एक्सप्लिसिट में काउंट हो जाएंगे। हम ट्रांसपोर्ट वगैरह पे करते हैं वो हमारे एक्सप्लिसिट में काउंट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे किए जाते हैं। इस तरीके के जो भी रेंट है, वेजेस हैं, इंटरेस्ट है या किसी भी तरीके के टैक्सेस हैं वो सारे हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको मार्केट से परचेस कर रहे हैं और उनको पे कर रहे हैं।
अब देखते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसको प्रोड्यूसर अपने आप एक्सपेंस करता है, वो खुद के लिए ही एक तरीके से पेमेंट ले रहा है। जैसे अगर वो मार्केट में कोई लैंड रेंट पर लेता है तो उसका रेंट वो कुछ ना कुछ किसी और को पे करेगा। उसी के अदर ऑप्शन पे अगर हम देखते हैं, प्रोड्यूसर की अपनी खुद की लैंड है, उसका खुद का अपना ऑफिस है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपना ऑफिस अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहा है और उस पर जो है वो काम करता है। तो इस तरीके से उसको उसका रेंट पे नहीं करना पड़ता, लेकिन बिजनेस में उसकी भी एक कॉस्ट काउंट की जाती है। तो इस तरीके से जो भी उसके अपने एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हम इम्प्लिसिट में काउंट करते हैं। इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। ये अपने खुद के इनपुट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसको बिजनेस में काउंट किया जाता है और इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। कोई बिजनेसमैन है, वो बाहर से जो लेबर लेकर के आ रहा है उसी के साथ अगर वो अपना टाइम भी देता है, खुद भी काम कर रहा है, उसके फैमिली मेम्बर्स भी काम कर रहे हैं, तो उन सब की जो भी वेजेस बनेगी, जो भी पेमेंट किया जाएगा, उनको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में रखेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का बिजनेस है और वो बिजनेसमैन के साथ साथ खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं, वो काम कर रहे हैं। तो जब कोई भी प्रोड्यूसर खुद काम करता है, अपनी किसी लैंड को उसमें यूज़ करता है, कैपिटल को अपने बिजनेस में यूज़ करता है, अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में यूज़ करता है, तो उसके एवज में उसको जो भी पेमेंट की जाती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में मेन डिफरेंस आप यही समझते हैं कि इस तरीके की कॉस्ट जिसको मार्केट से परचेज किया जाता है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, और जिसको बिजनेसमैन खुद अपने आप एक्सपेंस कर रहा है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के काम कर रहा है, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बाद हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इस तरह से हम टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बिजनेसमैन खुद इन्वॉल्व होकर के काम कर रहा है और दूसरा वो मार्केट से जो है किसी भी तरीके की जो है इनपुट्स को परचेस करता है और उसके लिए पे करता है। उन दोनों को ही हम ऐड करेंगे, इससे हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी बिजनेसमैन ने एक जो है फैक्ट्री लगाई है और उस फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन कर रहा है। उस फैक्ट्री में वो कुछ कपड़ों का प्रोडक्शन कर रहा है। अब उन कपड़ों को बनाने के लिए, उन गारमेंट्स को बनाने के लिए, क्लोथ्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया गया होगा, लेबर अरेंज की गई होगी, मशीनरीज अरेंज की गई होंगी, लैंड अरेंज की गई होगी। ये सारे इसके जो है जो भी कॉस्ट आएगी वो सारा पे किया गया होगा। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज कर लिया, लेबर बाहर से ले आए हैं, लेकिन उसमें वो प्रोड्यूसर खुद भी इन्वॉल्व है, उसके फैमिली पर्सन्स भी इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं उसने जो लैंड रेंट पर लेने के बजाय उसने अपने घर पर या अपने ऑफिस पर ही इस तरीके का काम शुरू किया है।
तो यहाँ पर दोनों की जब हम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सपोज दैट उसने मार्केट से 5 लाख रुपीज़ की सारी जो भी हमारी कॉस्ट आती है वो परचेस कर ली है, जिसको हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा है। और इसके अलावा 2 लाख की जो कि उसने अपने आप उसमें इन्वॉल्व होकर के अपनी लैंड दे करके जो है कॉस्ट दी है, उसको हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो हमारे कॉमोडिटी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो 7 लाख आ जाएगी। 5 लाख जो उसने एक्सप्लिसिट पर एक्सपेंस किया है और 2 लाख जो उसने इम्प्लिसिट पर एक्सपेंस किया है। तो इस तरीके से हम अपनी टोटल कॉस्ट को किसी भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें आगे हम समझते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। Selling costs are different from production cost. Selling cost refer to the expenditure incurred by the producer to promote sale of the commodity. जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सेलिंग कॉस्ट और दूसरी साइड आ जाती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। देखते हैं जो हमारी सेलिंग कॉस्ट होती है वो किसी भी तैयार गुड्स के बाद उसके प्रमोशन, उसके एडवर्टाइजमेंट, उसको सेल करने के रिगार्डिंग एक्सपेंस किए जाते हैं। मीन्स हमारे पास एक तैयार प्रोडक्ट है, एक फाइनल गुड है, उसको सेल करने के लिए हम जो भी एक्सपेंसेस करेंगे वो सब हमारे सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी भी तरीके का प्रमोशन किया जाता है, वो सब हमारे सेलिंग कॉस्ट में आएंगे। इसी के अपोजिट अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हैं तो रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल गुड्स तैयार होने तक जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन सब को हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी, इंटरेस्ट, ये सारे ही चार्जेस ऐड हो जाएंगे। रॉ मटेरियल अरेंज करना है, किसी भी तरीके के टैक्सेस पे करने हैं, ये सभी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। जब तक उसके किसी भी प्रोडक्ट के शुरू होने से लेकर के उसके फाइनल गुड्स बनने तक हम जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं वो सब हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। और उस तैयार प्रोडक्ट को हम सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, चाहे वो हमारे एडवर्टाइजमेंट पर किए जा रहे हों, किसी तरीके के प्रमोशन पर किए जा रहे हों, उन सभी को हम सेलिंग कॉस्ट में काउंट करते हैं। अभी इसमें जो भी हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं उन प्रोडक्शन कॉस्ट में हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ही कॉस्ट को ऐड करेंगे। यहाँ हम किसी एक कॉस्ट को स्किप नहीं करेंगे, यहाँ हमारी टोटल कॉस्ट ही आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को ही ऐड किया जाना है। चाहे बिजनेसमैन अपने आप उसमें इन्वॉल्व होकर के एक्सपेंस कर रहा हो या मार्केट से परचेस करके एक्सपेंस कर रहा हो, ओवरऑल उसके द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं उन सबको हम प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करेंगे। आगे अब हम समझते हैं हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है। शॉर्ट रन कॉस्ट के लिए हमें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में समझते हैं। शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। यानी कि शॉर्ट रन कॉस्ट के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की नीड होगी जो कि हमारे कुछ उसमें से फिक्स्ड रहेंगे और कुछ हमारे वेरिएबल रहेंगे। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी और ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इसको समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन की वो कॉस्ट होती है जो एट एनी कॉस्ट हमें स्टार्टिंग टू एंड उस
कॉमोडिटी के फाइनल गुड्स बनने तक पे करनी पड़ती है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर ने एक मशीन को इंस्टॉल किया और उस मशीन का जो उसको रेंट है वो 500 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। अब वहाँ पर वो कारपेट्स का प्रोडक्शन कर रहा है और उस मशीन की कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 6 कारपेट्स का प्रोडक्शन कर सकती है। अब उस प्रोड्यूसर ने उस मशीन का इंस्टॉलेशन कर दिया है, 500 रुपीज़ पर डे चार्जेस भी दे रहा है, लेकिन इन केस उस दिन अगर लेबर नहीं आ पाती है या कोई ऐसा रीज़न बन जाता है कि वो प्रोडक्शन नहीं कर पाया है, वो कारपेट्स तैयार नहीं कर पाया है, तो क्या उसको उस मशीनरी का पेमेंट करना पड़ेगा, उसका चार्ज पे करना होगा या नहीं करना होगा? डेफिनेटली उसको पे करना होगा, क्योंकि वो उसको रेंट पर लेकर के आया है, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस उसको पे करना ही होगा। तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं और एट एनी कॉस्ट, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है चाहे हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमें उन चार्जेस को पे करना पड़ता है, उनको कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे लैंड के लिए पेमेंट किया जाता है, मशीनरीज के लिए पेमेंट किया जाता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है, इस तरीके की कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है कि अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तब तो हम उस कॉस्ट के एक्सपेंसेस को पे करेंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है तब हम उस कॉस्ट को पे नहीं करेंगे। जैसे अगर हम लेबर ले लेते हैं, लेबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम या ज़्यादा कर दी जाती है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है तब लेबर ज़्यादा बुला ली जाती है, प्रोडक्शन कम किया जा रहा है तब लेबर कम बुला ली जाती है। इसी तरीके से और भी रॉ मटेरियल होते हैं, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है तो हम रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा लेंगे, अगर प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, मार्केट में डिमांड कम है, तो हम रॉ मटेरियल थोड़ा कम क्वांटिटी में मंगा लेंगे। तो इस तरीके से ये वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसको हम डिपेंड करता है डिमांड और प्रोडक्शन पर, कि अगर जैसी हमारी मार्केट में डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन किया है किसी भी कमोडिटी का, तो उस पर लगने वाली जो भी कॉस्ट है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी कॉस्ट जिसको प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा किया जाता है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट में काउंट करते हैं। और ऐसी कॉस्ट जो हमारी एट एनी कॉस्ट फिक्स ही रहती है, जो प्रोडक्शन हो रहा है तब भी हमें पे करना है और नहीं किया जा रहा है तब भी हमें पे करना है, उसको कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाती है, जिसको हम शॉर्ट रन कॉस्ट भी कहते हैं। इसके आगे का कंसेप्ट हम इसके आगे के चैप्टर में समझेंगे।